नायलॉन छड़ की बात करें आज नंबर 1 पर बढ़ेंगे टेरिलिन। टेरिलिन की परिभाषा, इसके उपयोग। नंबर 2 पर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको पीवीसी के नाम से जाना जाता है। तो पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनती है, ये क्या इसके उपयोग होते हैं। नंबर 3 पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या आर्लोन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है पान, PAN, पान का पूरा नाम। फिर पॉलीस्टाइरीन, ये 4 रेशे हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसके उपयोग होते हैं। तो पहले ही बात करेंगे हमने टेरिलिन की। टेरिलिन 2 रासायनिक पदार्थों को मिलाने से प्राप्त होता है। कौन कौन से? एथिलीन ग्लाइकोल व टेरेब्यूटेलिक अम्ल के संघनन से बनाया जाता है। एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और एक होता है टेरेब्यूटेलिक अम्ल। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराने पर जो रेशा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टेरिलिन। उपयोग कहाँ पर होता है टेरिलिन का? कपड़े बनाए जाते हैं इसके, कपड़े उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बेल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाव की पार बनाने, जो पतवार होती है नाव की, वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और फिल्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी के नाम से जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पीवीसी का पूरा नाम लिखिए। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है ये विनाइल क्लोराइड रासायनिक पदार्थ होता है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से जो रेशा प्राप्त होता है उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। उपयोग कहाँ पर किया जाता है इसका? उपयोग होता है तो पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीवीसी है तो पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जूते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जूते की जो सोल होती है वो बनाने में इसी का उपयोग होता है। चप्पल बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। थैले बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। और जो मुख्य उपयोग होता है इसका वो होता है बरसाती कपड़े बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। बहुत बार प्रश्न आता है एक वाला कि बरसाती कपड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पहले ये बरसाती कपड़े बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग है वो विद्युत रोधी परत बनाने में, जो विद्युत के ऊपर होती है उसको जो विद्युत रोधी परत बनाई जाती है वो पीवीसी की बनाई जाती है। तीसरा जो रेशा आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या इसको आर्लोन के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट नाम होता है PAN, पान। पान का पूरा नाम लिखिए तो हम बताएंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। कैसे बनता है ये विनाइल साइनाइड, एक रासायनिक पदार्थ होता है विनाइल साइनाइड। तो विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले रेशे को बोला जाता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। उपयोग क्या होता है इसका? स्वेटर बनने में इसका उपयोग होता है। स्वेटर जैसे ऊन के तंतु बनने में इसका उपयोग किया जाता है। तकिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गद्दे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऊन जैसे रेशे होते हैं इसके, तो स्वेटर से बनाई जाती है, तकिया से बनाया जाता है, गद्दे से बनाए जाते हैं। चौथा आपका जो है वो पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन बनता है ये विनाइल बेंजीन, एक रासायनिक पदार्थ है विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन प्राप्त किया जाता है। उपयोग आप होता है इसका पॉलीस्टाइरीन का? एक तो चाय के कप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चाय वाले कप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोतलों के ढक्कन बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। दीवारों की टाइल बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। और पैकिंग जो मटेरियल होता है, पैकिंग करने वाली जो सामग्री होती है वो भी पॉलीस्टाइरीन से बनाई जाती है। भौतिक, ये रासायनिक अंतर दोनों क्या होता है हीरे और ग्रेफाइट के गुणों में। तो गुण के आधार पर संरचना हीरे की कैसी होती है, ग्रेफाइट की कैसी होती है। भौतिक होता है वो हीरे की कैसी होती है, ग्रेफाइट की कैसी होती है। कठोरता है वो हीरे कठोर होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट कठोर होता है, मुलायम होता है। घनत्व हीरे का कितना होता है, ग्रेफाइट का कितना होता है। और विद्युत
पहला जो गुण है वो होता है संरचना का, कि हीरे की संरचना वो चतुष्फलकीय होती है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, चतुष्फलकीय होती है, और ग्रेफाइट की संरचना वो षटकोणीय होती है। दूसरा जो भौतिक अवस्था का है वो हीरा है वो रंगहीन और पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। ग्रेफाइट है वो चमकदार होता है और काले रंग का होता है। तीसरा कठोरता का, तो हीरा है वो प्रकृति का सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर होता है हीरा, जबकि ग्रेफाइट वो मुलायम और चिकना होता है। जो घनत्व होता है वो हीरे का होता है 3.5, जबकि ग्रेफाइट होता है 2.25, यानी हीरे का घनत्व है वो ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक होता है। पांचवा जो पॉइंट होता है वो विद्युत चालकता का, तो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके बाद में बात करेंगे अपन साबुन की। साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है? एक तो होता है साबुन और एक होता है अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक दोनों क्या होते हैं? क्या परिभाषा साबुन की होती है, क्या परिभाषा अपमार्जक की होती है? साबुन के क्या गुण होते हैं, अपमार्जक के क्या गुण होते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या होता है, किसको श्रेष्ठ माना गया है? साबुन को श्रेष्ठ माना गया है, अपमार्जक को श्रेष्ठ माना गया है। तो साबुन और अपमार्जक, सबसे पहले बात करेंगे अपन साबुनीकरण की। साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण, तो साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं। यानी साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साबुन बनाने की दो विधियां होती हैं, जो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। दो विधियों से साबुन बनाने की, एक तो होती है गर्म विधि, एक तो होती है गर्म विधि और एक होती है आपकी ठंडी विधि। ठंडी विधि, दो विधियां होती हैं, एक गर्म विधि के द्वारा साबुन बनाए जाते हैं और एक ठंडी विधि के द्वारा साबुन बनाए जाते हैं। गर्म जो विधि होती है वो होती है सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, गर्म विधि में तेल लेकर के, जिसमें तेल का साबुन बनाना होता है, उस तेल को बड़े से बर्तन में पहले गर्म कर लिया जाता है। जितना गर्म होता है उसको गर्म कर लिया जाता है। गर्म करके फिर इसमें कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है, उसको मिला दिया जाता है। मिला करके उसको शैम्पू में डाल करके साबुन बना दिया जाता है। इस विधि के द्वारा बनाए गए साबुन बढ़िया होते हैं, क्योंकि इसमें बढ़िया होते हैं, कपड़ों से मेल जल्दी उठता है, तरह सुगंध नहीं आती इसमें। तो ठंडी विधि होती है, उसमें तेल को गर्म नहीं करते, बिना गर्म किए तेल को बर्तन में डाल करके उसमें कास्टिक सोडा मिला दिया जाता है। इसका मतलब इस विधि द्वारा बनाए गए साबुन है, गर्म विधि के द्वारा बनाए गए साबुन से थोड़े घटिया किस्म के होते हैं, क्योंकि तेल की सुगंध अंदर रह जाती है, तेल जो अशुद्धियां होती है वो अंदर के अंदर रह जाती है, उसको गर्म करने को दूर हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात किसका डिटेल आ जाएगा। साबुन बनाने के लिए साबुन कर देते हैं, दो विधि होती है, गर्म विधि, ठंडी विधि। अब साबुन क्या होता है? साबुन किसको बोलते हैं अपन? साबुन है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन का मतलब होता है साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये साबुन के होते हैं लाइन कि साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या गुण होते हैं साबुन के? साबुन है वो थोड़ा महंगा होता है। नंबर दूसरा इसका गुण, साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। नंबर 3 पर साबुन कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नंबर 4 पर साबुन का उपयोग कठोर जल के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। इसके बाद बात करेंगे अपन अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक ये तो होता है उच्च कार्बोक्सिलिक के सोडियम लवण, और ये होते हैं उच्च सल्फोनिक, उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण।
ये होते हैं ये कुछ कार्बोक्सिलिक और ये कुछ सल्फोनिक। तो अपमार्जक है वो उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं अपमार्जकों के? अपमार्जक का जो पहला गुण होता है वो होता है अपमार्जक का, अपमार्जक सस्ता होता है। नंबर 2 पर अपमार्जक उदासीन प्रकृति का होता है। नंबर 3 पर अपमार्जक कपड़ों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। नंबर 4 पर अपमार्जक का उपयोग खट्टोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। अब तो अगला पॉइंट आएगा, वो आएगा कि अपमार्जक को साबुन से श्रेष्ठ माना गया है क्यों? यानी अपमार्जक को साबुन से श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, या फिर इसी का प्रश्न आ जाएगा अपमार्जक को साबुन से इसलिए मानते हैं क्योंकि अपमार्जक एक तो सस्ता होता है, एक उदासीन प्रकृति का होता है और एक कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है तथा इसका उपयोग खट्टोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है, इसलिए अपमार्जक को साबुन से श्रेष्ठ माना गया है। अगला जो इसी पॉइंट का प्रश्न आएगा वो आएगा साबुन व अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही पर प्रश्न सारे अगर ये बुनियाद हो गए दोनों की 4-4 तो फिर 2-3 प्रश्न की चारों तरफ से आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है साबुन व अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर पहला अंतर होगा कि साबुन महंगा होता है जबकि अपमार्जक सस्ता होता है। दूसरा अंतर साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता जबकि अपमार्जक का उपयोग खट्टोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ किया जा सकता है। साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है जबकि अपमार्जक उदासीन प्रकृति का होता है। साबुन कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव डालता है जबकि अपमार्जक कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। इस तरह के प्रश्न साबुन और अपमार्जक में से आते हैं। कुछ सूत्र हैं और इनका आयुपीएससी नाम आयुपीएससी का पूरा नाम डाला। पहला जो सूत्र है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होता है पेंटेन। सूत्र पढ़ा था पिछली बार, तो इसको बोलते हैं पेंटेन। इस तरह का सूत्र से नाम होता है पेंटेन। दूसरा होगा CH3 और CH3 CH2 CH3, ये तो कार्बनिक मुख्य श्रृंखला, इसको मुख्य श्रृंखला बोलते हैं इसको। इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बनिक, तो 5 तरह का पेंट होता है, तो इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। तीसरा जो सूत्र है C और CH3 CH3 1 2 3 4 5, तो 5 वाला पेंट, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। एक समानता आती है वो अपनी कोर्स में नहीं आगे आएगी समानता, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। चौथा जो सूत्र है CH3 एक कार्बन है, CH2 फिर एक कार्बन फिर CH फिर एक कार्बन CH फिर एक कार्बन फिर CH2 और फिर CH3, इसका नाम होता है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। पांचवा जो सूत्र है CH3 सिंगल बंध है CH फिर सिंगल बंध CH फिर सिंगल बंध CH3 और सिंगल बंध के द्वारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सिंगल बंध के द्वारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। फिर आपका C और सिंगल बंध के द्वारा CH3 फिर सिंगल बंध CH2 फिर सिंगल बंध CH और फिर CH3, इसका नाम होता है आइसोऑक्टेन। साधारण नाम होता है इसका आइसोऑक्टेन, ये आइसोऑक्टेन का सूत्र होता है। फिर आगे आपका CH3 CH और CH3NO2 और I यानी नाइट्रोइड और आयोडीन का सूत्र जुड़ा हुआ आगे, तो 2 आयोड 3 नाइट्रो ब्यूटेन बोलते हैं। नाइट्रो ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है इसको। आठवां जो सूत्र है वह CH3 CH2 और CH3 और CH और 3 जुड़े हुए CH3 और CH3 का, इसका नाम होता है 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन का सूत्र होता है ये। फिर अगला सूत्र होगा CH2 डबल बॉन्ड के द्वारा CH2, तो इसका नाम होता है एथीन,
कार्बन के 2 के दुगुने यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो इसका नाम होता है एथीन। फिर CH3 CH और CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। फिर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड की तरह CH और CH2, इसका नाम होता है एक ब्यूटीन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनके IUPAC नाम हैं। 3 सूत्र, एक तो मेथेन, जिसका साधारण सूत्र होता है CH4, एक आपका एथीन, और एथीन का सूत्र क्या होता है CnH2n, माइनस का 2 होता है CnH2n, जितनी उसके दुगुनी, तो एथीन का मतलब C2H 2 दूनी 4 H4, और एक आपका एथाइन, एथाइन सूत्र ये तो CnH2n-2, अरे 3 हाइड्रोकार्बन के, तो पहले का सूत्र था CnH2n+2, ये तो सूत्र था, और दूसरा था आपका एल्किन, जिसका सूत्र था CnH2n, यानी जितनी कार्बन की उसे दुगने हाइड्रोजन के, तो पहला तो CN एक रखना, तो 1 और 2 गुणा 1 और 2 दूनी 4, तो CH4 आ गया। एथीन का CnH2n, तो इसका सूत्र ये तो लगा था, एक बार लगा तो 2 लगा था, 2 और 2 गुणा 2, तो 2 4 C2H4, ये आ गया आपका एथीन, और एथाइन CnH2n-2 आया था, तो यहाँ पर 2 लगा था, 2 और 2 गुणा 2 -2, तो 2 और 2 4 -2, और 2 और 2, तो C2H2 आ गया, C2H2 आ गया। ये जो 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र आता है मेथेन का, एथीन की और एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो पहले इनका सादा सूत्र लिखो, तो सादा सूत्र आ जाएगा C और ये H H H और H हो गया। मेथेन का एक कार्बन 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये तो इसका सादा सूत्र। इसका सादा सूत्र C2H4 का, ये C, ये डबल बॉन्ड ये C, पर एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंधी पाया जाता है। तो ये कार्बन के हाइड्रोजन 4 हैं, एक ये जुड़ेगी, एक ये जुड़ेगी, एक ये जुड़ेगी, एक ये जुड़ेगी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और कार्बन की जरूरत 4 होगी, इसकी 2 तो ये 3 4, इस कार्बन की 2 ये 3 और 4, तो ये इसका सादा सूत्र हो गया। फिर एथाइन का कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड पाया जाता है, तो ये तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन कितनी 1 है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गई, ये हाइड्रोजन जुड़ गई, तो कार्बन देखो संख्या 3 रह गई 4 हो गई, इसकी भी 3 रह गई 4 हो गई, तो ये तो हो गया इसका सादा सूत्र, ठीक है। ये इसका संरचना, ये तो सादा सूत्र CH4, ये इसका संरचना सूत्र इस तरह की बनावट होती है। एथीन का सादा सूत्र होता है C2H4, और संरचना सूत्र ये C डबल बॉन्ड C, और फिर एक हाइड्रोजन जुड़ गई। फिर एथाइन का ये सादा सूत्र C2H2, और ये इसका संरचना सूत्र इस तरह का होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसी होती है, मेथेन की देखो पहले, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये तो कार्बन आपका, और कार्बन, ये कार्बन की संरचना 1, ये कार्बन की 2, ये कार्बन की 3, ये कार्बन की 4, ये तो है ना, ये चारों दिखा के बिंदु नाम लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो बिंदु के द्वारा दिखाएंगे अपन, इसको बंद के द्वारा नहीं दिखाएंगे, बार बिंदु के द्वारा दिखाएंगे, तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु 4 हो गई। अब हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गई। अब क्या बात है कि एक बता दें कि अष्टक नियम होता है, जो डोबेना ने दिया था अष्टक नियम, कि कोई भी परमाणु है वो तब तक अस्थायी अवस्था में नहीं रहता जब तक उसकी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं होती। कम से 8 जब तक नहीं होती तब तक वो अस्थायी रूप से नहीं रहता, तब तक वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता रहेगा। तो
4 को और चाहिए, तो 4 किसे लगेगा, इसके पास हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, तो ये तो हो गया कार्बन का। अब देखो गोले के अंदर कार्बन की 8 होगी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। अब तो हाइड्रोजन आपकी एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पहली पॉजिटिव अंतिम पॉजिटिव 8 और पहली पॉजिटिव 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन का 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर से कोस में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। n का मतलब होता है कक्ष की संख्या, कक्ष या कोस की संख्या, जिसको या तो 1 2 3 4 5 से k l m n o से भरा जाता है। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे बन तो ये 2 और 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 बराबर 2। तो पहली कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। इसी से अगर दूसरी कोस में भरेंगे अपन तो ये तो 2 और n के 2 रखो, 2 का स्क्वायर 2 लगाओ, तो 2 गुना 2 तो 4 आ गए बराबर। दूसरी कोस में कितने आ गए, 8 आ गए। तीसरी कोस में कितने आ गए, 3 रखो, तो 2 और 3 रखो यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 2 गुना 3 का 9 और 2 दूर 18। तीसरी कोस में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो पहली कोस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, तीसरी में 18 आएंगे। लेकिन ये क्या होता है कि अंतिम कोस में 8 इलेक्ट्रॉन्स का अष्टक पूर्ण होना चाहिए, जबकि तीसरी में आपके तो 18 है, लेकिन इसका अष्टक 8 आना चाहिए इसमें। तो अगर बाय चांस यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर 6 आ जाएंगे, किसी के कोस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था पड़ती है। तो यहाँ पर आए कार्बन में 4 तो कार्बन के पास थे और 1 हाइड्रोजन से ले लिया। अब कार्बन की संख्या पूरी करके 8 हो गए। अब हाइड्रोजन 2 तो ये हाइड्रोजन हो गए 2। इस तरह से हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन के पास है, एक हाइड्रोजन किसे ले लिया, कार्बन से ले लिया। तो ये इसकी किसकी होगी, ये इलेक्ट्रॉन की संरचना हो गई किसकी, मीथेन की होगी। अब अगली जो इलेक्ट्रॉन की संरचना है वो आपकी किसकी, एथेन की। एथेन की इलेक्ट्रॉन की संरचना कैसे होगी, एथेन मतलब ये सूत्र है एथेन का। अब इस सूत्र को बिंदु के द्वारा दिखाएंगे अपन, ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 और ये 2, ठीक है। और एक ये बिंदु तक रखे बस 2 ये बन, तो 2 एक गए, एक ये गए। इस कार्बन की डबल बॉन्ड इसका भी, तो ये और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस हिसाब से ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो 2 बिंदु रखती है। इसका भी डबल बॉन्ड, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, दोनों के 2 रखती है। फिर एक हाइड्रोजन उनके पास, तो एक हाइड्रोजन ये दिखाते एक। इस कार्बन में देखो 4 में ये 4, इस कार्बन में ये 4, इस कार्बन में। अब हाइड्रोजन जो एक, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर, इसकी जगह ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, वो दिखा दो H, ये H, ये H, ये H और ये H। अब इस कार्बन की 8 को, तो इस कार्बन की 8 करने के लिए देखो 2 तो ये और 2 ये 4 और 2 ये 6, 2 ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इन 8 को एक साथ ले दो ताकि इस कार्बन में बन जाएगी 8। गोले में 8 आ गए, 2 2 4 5 6 7 8 आ गए। इसी तरह के इसके ले लो, तो इसे देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये इसके ले लो, ये इसके हो गए। दोनों गोलों में 8 हो गए। अब हाइड्रोजन के 2 बने, तो आज बने एक तो ये, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाएगी, इसकी एथेन की बन जाएगी। अब अगली बात करेंगे अपन एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे होगी। तो एथेन के लिए क्या दे रखा है, 3 बंद रहेगा, तो ये कार्बन और ये 3 इसके, ये तो 3 इसके रहे और एक इधर ये जुड़ा हुआ है, 3 तो बंद है, त्रिबंध है। तो ये त्रिबंध की तरह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाने में, तो तीनों बंद की तरह 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक इधर देखो इसके 4 है, ये 3 ये रहेंगे 4 और इसके भी 3 ये रहेंगे 4। अब इसी तरह से इसके दिखाओ, इससे बंद 3, तो 1 2 3 तो ये और एक ये हाइड्रोजन है दिखा दिया। ये क्या है, एडिशन 3 के 3 बिंदु रखी, इसके भी 3 के 3 बिंदु रखे, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया।
अब ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये एक हटा दूंगा और ये हटा दूंगा, ये एच दिखा दो यहाँ पर और ये एच यहाँ पर दिखा दो। अब 8 करने इस कार को ये 8, क्योंकि अपने पास में 4 तो इसके पास 3 है 4 तो है, 4 और 3 इससे दे देगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। देखो इसको ले लेगा 8 में 3 3 6 7 1 8, इसी तरह से इसके 8 तो 3 3 6 और 2 ये 8, ये इसके 8 हो गए। अब देखो दोनों को इसको ले भी 8 है, 3 3 6 2 8 और इसको ले 3 3 6 2 8। अब एक जगह हटा है तो ये हटा पड़ा है, देखिए एक कार्बन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी हो गई? एथाइन की हो गई। तो 3 है मेथेन, एथीन और एथाइन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये इनके साधारण सूत्र है, ये इसके संरचना सूत्र है,